नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम यहां पर तैयारी कर रहे हैं NTA नेट JRF और पेपर 2 हिंदी की तैयारी स्पेशल रूप से हो रही है। उसके अलावा यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी के पढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तमाम विषय जो आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आते हैं वो सब पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी के वीडियोज आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम लोग यूनिट 9 पर हैं और निबंध की तैयारी हो रही है। तो ये निबंध लगभग समाप्त होने वाला है। आज हम जो निबंध पढ़ने वाले हैं वह है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कुबेर नाथ राय जी और इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1933 को गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इनकी मृत्यु भी हुई थी 5 जून 1996 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नामक निबंध में इन्होंने क्या लिखा है, क्या वर्णन किया है। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गदा पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के असन्न संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सुशिक्षा जागृत होती है। फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है। वास्तव में सृजन संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्ति जायते वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, उनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत 3 विपतरिण मते अपक्षीयते विनश्यति प्रबलतर हो उठती है। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपुओं के साथ साठगांठ कर लेती हैं और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मारकन्याएं चौवा चंदन और चित्र सारे त्याग कर प्रव्रज्या का बलकल वसन धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गदा पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है, जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे। वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल। देह भले ही 1 मधु, 2 मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। इस 25-45 की अवधि में भी असल ही रचती है तीसोत्तरी। तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मुमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक हैं, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता है। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो,
परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तीर्थोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी एक चमाचम खड्गदार खड्ग है। उस पर चढ़कर अशिधारा व्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ से सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फल उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाविनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश शर्मन ऑन द माउंट यानी जिसे गिर शिखर प्रजनन कहा जाता है दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजिडी घटित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से अविष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधा पचीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल ऊर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टता थकहर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और अति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी यानी कन्फर्मिस्ट होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजीमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोयेव्स्की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से यानी दोस्तोयेव्स्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्त वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तोयेव्स्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति क्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह स्पष्ट रहती है। मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। 38वां यानी 38। पूर्वा फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पीकर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मूढ़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है मघा। मघा में अगाध जल है,
पृथ्वी की तृषा आश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी झकोर का स्तवगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर ही है। अतः आज पूर्वा फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्त कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं तृषा, रति, आर्द्री को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्म कांति, कर पल्लव, कुड़ित केश, बिंबाधर, विशाल बंकिम, भ्रू दक्षिणावर्त, नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बसती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है और बीच बीच में हिचकी के साथ यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की भड़कती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बसते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का छक कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूँ। इस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटुतिक्त मौज क्यों न हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। अतः यह काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी, यह उत्तरा फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या मृगजल क्यों ना हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, परंतु एक न एक दिन वह क्षण भी निश्चय उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यौनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया छलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण ईसत कृंचित जानु के साथ आभंग मुद्रा में नतग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं, परंतु मनुष्य की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह कर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूँ।
आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए हैं और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही और होती जा रही है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णता जीतना असंभव हो तो भी कॉफी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था, ययाति के तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूँ तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्यवास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बालखिल्य सहचरगढ़ छिन्न मस्ता राजनीति के रंग रूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर सर, आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित पुस्तकों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके अवक्रांत तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा ह्यूबर्ट, मार्क्यूज, चेगवारा, ब्रेंटिड होकन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्पे परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्न मस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही देर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है, वह नई पीढ़ी की बात हो या पुराने की, मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेथविश का नया रूप है। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्या है, रोधवती और तटनी नहीं। यूँ यह तो मैं जानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। इसके बिना उसकी सुशिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शिक्षा की सारी भावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के आविष्कार से ही नए का आविष्कार संभव है। यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य प्रोसेस आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो पाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट
द्वारा या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता है। यह दर्शन विषय और विधा दोनों ही नकारात्मक सीमा बांध कर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्व को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। तो स्व से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का। क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही रासोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। यह बाढ़ वन्या का काल है। नदी अपनी दिशा भूलकर कूल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी सैया यदि बदल भी दे तो भी नई सैया के साथ कोई कूल, कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कूल भी उसी पुराने कूल के समानांतर होगा। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचलमुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्या नाट्य के विषकंभक के बीच का समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और न बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित, संयमित, तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपट्टे में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएं भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके इस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बाहर चाहे शरद बहे या निधाग हो करे, तब मैं अपने बालखिले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा, 5 o'clock, 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा, लोकारण्य में खो जाऊंगा। अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड अस्थाणुओं के महाकांतार में, पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के साढ़ की तरह जवान हूँ। तो मित्रों, यह रहा आज का निबंध। आपने देखा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण निबंध है। निबंध के साथ साथ इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध रहता है कि आप इस सभी क्लासों को अच्छे तरीके से देखिए और बार बार देखिए, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। आप सारे के सारे प्रश्नों को हल करके आएँ। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। बहुत ही जल्द आपसे मिलती हूँ एक नई शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।